हेलो हेलो हेलो, क्या हाल है भाई? सब मस्त बैठे हो? बैठे ही होगे, क्यों ना बैठे हो, क्योंकि अब आप जुड़ चुके हैं आपके सबसे पसंदीदा लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज कॉमर्स इजीली पे। मैं हूं आपका अकाउंटेंसी मेंटोर, लेके आया हूं आप लोगों के लिए आपका उदय 2.0 बैच। जी हां, यानी कॉमर्स फॉर क्लास 11th। और जैसा आप देख सकते हैं मेरे पीछे, आप जुड़े हैं अकाउंटेंसी के हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड रेप्यूटेड लेक्चर के लिए, राइट? आज जो चैप्टर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं ना, मजा आ जाने वाला है। मजा आ जाने वाला है क्योंकि उस चैप्टर में आपको मिलवाऊंगा कुछ ऐसे दोस्तों से जिनके बारे में कहीं ना कहीं लाइफ में आपने सुना होगा, उन्हें देखा भी होगा, उनसे मिले भी होंगे, लेकिन अभी तक उन्हें फ्रॉम एन अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने नहीं देखा होगा। आप उनसे मिले होंगे, हाथ मिलाया होगा जरूर, बट अभी तक थोड़ी सी पहचान हमने हल्का सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखा है। आइडेंटिटी क्राइसिस टाइप सी कोई चीज हो रही थी कि आप उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे कि यार ये मेरे दोस्त हैं या नहीं। तो आज उन्हें आप लोगों के बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे साथी और दोस्तों की तरह इंट्रोड्यूस कराने का टाइम आ गया है। जैसा मैंने कहा है, जर्नी है अपनी अकाउंटेंसी की, तो जर्नी में आपको साथ में फेलो ट्रैवलर्स चाहिए होता है ना। तो ये जो दोस्त अभी मैं आपको कुछ देर में मिलाने वाला हूं आप लोगों से, वो होंगे आपके फेलो ट्रैवलर्स जो इस एडवेंचरस जर्नी में और भी मजा भर देने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए इन लोगों से मिलने के लिए। बस उससे पहले, जैसे शक्तिमान कहा करते थे, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, तो वैसी ही कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें लेके आए हैं आप लोगों के लिए। तो जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हमारे इजीली ऐप पे, उनके लिए मैं लेके आया हूं आज हमारा ये प्यारा सा ओरिएंटेशन सेशन। तो करना क्या है? सबसे पहले आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है हमारा इजीली ऐप। याद रखिएगा, यू सर्च फॉर इजीली, EAZILY, यस, विद अ Z। व्हाई? बिकॉज दैट इज व्हाट मेक्स अस यूनिक। यही हमें औरों से अलग खड़ा करता है। तो इजीली लर्न विद अ स्माइल ऐप आप डाउनलोड करेंगे और जैसे ही उस ऐप को ओपन करते हैं, इफ यू आर अ फर्स्ट टाइम यूजर, आपके सामने आती है हमारी ये यूजर वेलकम स्क्रीन। यहां पे नए यूजर को अपना मोबाइल नंबर फिल इन करना होगा और साथ में क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करना होगा। नाउ इफ यू आर एन एग्जिस्टिंग यूजर, यानी आप रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, तो आप क्लिक करेंगे सीधा सेंड OTP पे। नए यूजर्स अपना मोबाइल नंबर भर के जैसे ही क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करते हैं, आपको मिलेगी हमारी नेक्स्ट स्क्रीन, जो है हमारी इंट्रोडक्शन स्क्रीन, या मैं कहूंगा आपकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्क्रीन। इस इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्क्रीन पे आपको भरनी होगी बहुत ही बेसिक सी इंफॉर्मेशन, लाइक योर नेम, योर ईमेल आईडी, योर जेंडर एंड योर लोकेशन। नाउ लोकेशन के बारे में एक चीज गौर कीजिएगा और ध्यान भी रखिएगा, लोकेशन हमेशा ऐप यूज करते टाइम ओपन रखिएगा, ऑन रखिएगा। यू विल गेट एन ऑप्शन व्हाइल सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन। आपके पास ऑप्शन आता है फोन में कि आपके लोकेशन की एक्सेस मांगी जा रही है, तो उसमें ऑलवेज ऑन व्हाइल यूजिंग द ऐप, वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके रख लीजिएगा। अगर लोकेशन ऑटो डिटेक्ट नहीं होती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। लोकेशन यहां पे बाय हैंड टाइप भी करी जा सकती है। आप अपनी लोकेशन यहां टाइप करके हमें बता सकते हैं। लोकेशन इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि आपका OTP आप तक पहुंचाया जाएगा बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर फीचर। उसके नीचे एक बार दोबारा अपना मोबाइल नंबर भरिए और क्लिक कीजिए वेरीफाई विथ OTP। वहां से आप आ जाते हैं हमारी OTP वेरिफिकेशन स्क्रीन पे, जहां क्योंकि आपने लोकेशन ऑन कर रखी थी, मेरी बात मानते हुए OTP आ जाता है बहुत ही जल्दी आपके पास। एंड आपका अगला काम क्या होगा? क्लिक ऑन द वेरीफाई बटन। वेरीफाई बटन पे क्लिक करते ही आपका जो सेटअप है वो कंप्लीट हो जाता है। नाउ यू एंटर दी सेटअप विजर्ड। सेटअप विजर्ड आपसे पूछेगा कि भाई साहब कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना चाहेंगे, एंड एज यू कैन सी वी हैव अ प्लेथोरा ऑफ कोर्सेज। लाइक प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप करना चाहते हैं तो आपके पास IIT JEE नीट बैंकिंग SSC से रिलेटेड हमारे कोर्सेज हैं। अगर आप CUET यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास ये एंट्रेंस टेस्ट की जो हमारा ऑप्शन है वो अवेलेबल है। साथ में क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हैं उदय 2.0 के मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग सेलेक्ट करेंगे क्लास 11th एंड 12th और इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आते ही सेटअप विजर्ड की नेक्स्ट स्क्रीन आती है जहां पे आपको सेलेक्ट करना होगा हमारा कोर्स। नाउ बी वेरी केयरफुल,
ये जो सीबीएसई आपको दिख रहा है, ये है हमारा ऐप एक्सक्लूसिव कंटेंट, जहां पे आपके चैप्टर्स को वेरियस सब टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। ये हमारा ईयर लॉन्ग कोर्स के टाइप चलता है, जहां पे आपके पास सब टॉपिक बेस्ड वीडियोस अवेलेबल होंगे। यू कैन वॉच द वीडियो दैट यू वांट एंड पे फॉर द वीडियो दैट यू वांट टू वॉच। बट यहां पे मजेदार सरप्राइज, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग एज ऑफ नाउ, बिकॉज एवरी कंटेंट ऑन द इजीली ऐप इज अवेलेबल फॉर फ्री। आगे बढ़ते हैं। आप लोग क्योंकि हैं हमारे उदय 2.0 के बच्चे, तो आप लोग सेलेक्ट करेंगे यहां पे कॉमर्स। यू विल क्लिक ऑन उदय 2.0, वो एक्सपैंड होगा, वहां पे आप सेलेक्ट करते हैं कॉमर्स। आगे बढ़ते हैं, आप दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, आप आ जाएंगे हमारे सेटअप विजार्ड की लास्ट स्क्रीन पे, जो आपसे पूछेगा कौन सी क्लास है भाई। आप यहां पे भी क्लिक करेंगे 11th एंड देन यू प्रेस ऑन नेक्स्ट और आप आ जाएंगे हमारी स्क्रीन जो कि आपको दिख रही है। दिस इज योर यूजर इंट्रोडक्शन स्क्रीन। ये हमारा मेन स्क्रीन जो है, जहां पे आप देख सकते हैं आपकी प्यारी सी एक फोटो लगी होगी। सब्जेक्ट्स का डिस्क्रिप्शन होगा, यहां पे परसेंटेज वाइज आप देख सकते हैं हाउ मच यू कंप्लीटेड, कितने वीडियोस आपने देख लिए हैं। अकॉर्डिंगली ये परसेंटेज आगे मूव होता जाएगा। 4 कोर सब्जेक्ट्स जो कॉमर्स के हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स। नाउ यहां है पोर्शन selection of the subjects, so you can add individual subjects to the cart, या फिर आपके पास ऑप्शन क्या है, एक साथ पूरा कॉमर्स ट्रैक सेलेक्ट करें। और मैं सजेस्ट करूंगा एक साथ पूरा कॉमर्स ट्रैक सेलेक्ट करें। पता है क्यों? क्योंकि जैसे ही आप यहां ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे, 8999 की वैल्यू का ये कोर्स आपके कार्ट में शिफ्ट हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 89999 का कोर्स, ये तो कुछ गड़बड़ हो गया। अब आप सोच रहे होंगे सर 8999 का कोर्स, ये तो गड़बड़ बता रहे हो आप। तो यहां मैं आप लोगों को सूचित करना चाहूंगा कि घबराइए नहीं। एज सून एज यू यूज आर वेरी स्पेशल कूपन दैट इज फ्री इजीली, द एंटायर कोर्स विल बी मेड एब्सोल्युटली फ्री। आपके लिए ये स्पेशल कोड हम लेके आए हैं, फ्री easily. Remember FREEAZILY। ये कूपन कोड आपको यूज करना है और आप देखेंगे एक चमत्कार, एक जादू कि 8999 की प्राइस टैग वाला ये कोर्स आपकी कार्ट में अब अवेलेबल होगा एब्सोल्युटली फ्री, 0 वैल्यू। है ना मजेदार? चलिए, तो विद दैट बीइंग सेड, अब ये इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचा दी गई है, तो फटाफट से जाइए रजिस्टर फॉर आवर कोर्सेज एंड यस डोंट फॉरगेट टू यूज द कूपन फ्री इजीली। चलिए, तो बात करते हैं अब अपने चैप्टर की, और चैप्टर आज जो शुरू होने वाला है, एंड गाइस दिस इज गोइंग टू बी अ वन शॉट चैप्टर। चैप्टर पूरा आज हम पढ़ने वाले हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स। हम पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे सोर्स डॉक्यूमेंट्स का, कि आखिर सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते क्या हैं, and then we'll move ahead with the types of source documents. तो अभी के लिए are you guys ready to understand और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? मैं ये कहना चाहूंगा कि परिचय करने के लिए आप तैयार हैं किनसे? सोर्स डॉक्यूमेंट से। तो चलो फटाफट देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार वो बात दोहरा दूं कि भैया एकदम सीधे बैठ जाइए, कुर्सी की पेटियां कस के बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर बहुत मनोरंजक होने वाला है। और जैसा मैंने कहा, इस सफर के बाकी साथियों से भी मिलने का समय आने वाला है। चलो तो फिर तैयार हो जाओ। आपको सबसे पहले जरा परिचय तो करवा दें कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स आखिर है क्या। देखिए, सोर्स डॉक्यूमेंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसा कि यहां लिखा आपको दिख रहा है, सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट्स का मतलब है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस जो ये साबित करें कि कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक्चुअली हुआ था, यानी कि दे आर द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और द अकरेंस ऑफ अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कि कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिजनेस में हुआ है, इसका सबूत कहां से मिलेगा? आपको मिलेगा जी सोर्स डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। और ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स ही वो पहला अनऑफिशियल रिकॉर्ड है ये साबित करने का कि भाई ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हुआ भी था। यानी द फर्स्ट एवर रिकॉर्ड ऑफ अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज मेंटेन्ड विथ द सोर्स डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन जो हमने पढ़ा है, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन नीड्स टू बी सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। क्योंकि जी दुनिया है सबूत मांगती है।
हर चीज का सबूत मांगा जाता है यहां पे, है ना। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना बहुत जरूरी है कि कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक्चुअली में हुआ था। यह आप साबित कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स। नाउ दीज डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट्स। अब जो मैंने बात कही थी, द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ द डिटेल्स ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, पहला रिकॉर्ड है भैया कि बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ है, ये पहली बार कहां लिखा जाएगा? सोर्स डॉक्यूमेंट्स में। और यही सोर्स डॉक्यूमेंट आर द बेसिस ऑन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे ही हम अपने बुक्स में जर्नल एंट्री करना शुरू करते हैं। एंड they fulfill the accounting verifiability objective and serve as legal evidence in case of a dispute। याद कीजिए, हमने एक ऑब्जेक्टिव पढ़ा था अकाउंटिंग का कि the data, the information generated by accounting should be verifiable। कहने का मतलब उसे साबित किया जा सके। जो डेटा आप मुझे प्रेजेंट कर रहे हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप मुझे दिखा रहे हैं कि हाँ साल भर में हमने ये सब काम किया था, उसे साबित करना होगा। और ये साबित कैसे किया जा सकता है? विद द हेल्प ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स। और साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं, दे कैन बी यूज्ड एज लीगल एविडेंस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो लीगल एविडेंस के रूप में अगर आप कोई चीज यूज में ले रहे हैं, तो उस एविडेंस को बैक करने के लिए आपके पास सपोर्टिंग एविडेंस के रूप में होंगे आपके सोर्स डॉक्यूमेंट्स। कहने का मतलब किसी कोर्ट केस में आप जाके सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हाँ इस साल हमने इतना प्रॉफिट कमाया था, क्योंकि अदालत मांगेगी आपसे सबूत। और सबूत आप कहां से पेश करेंगे कि हाँ हमने इतना प्रॉफिट कमाया था? ये रहे हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स। सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आप अपने डिफेंस को और स्ट्रांग बना सकते हैं। करेक्ट? चलिए, तो अब जब आप समझ गए कि भाई सोर्स डॉक्यूमेंट्स आखिर हैं क्या और क्यों इनकी इतनी इंपॉर्टेंस है, तो अब जैसा मैंने कहा था, बारी आ गई है आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराने की। किनसे? आपके बहुत ही पसंदीदा दोस्त, जिनसे मिले तो आप काफी बार हैं, लेकिन आप इन्हें पहचान नहीं पाए थे। शायद हो सकता है ये किसी खुफिया या बहरूपीय रूप में आपके सामने आए हों और इसी वजह से आप इन्हें पहचान नहीं पाए थे। या ये भी हो सकता है कि आज तक आपने इन्हें दोस्तों के नजर से नहीं देखा था। आप बस इनको देखते थे कि हाँ ठीक है मेरे काम आ रहे हैं, आगे बढ़ो। लेकिन अब आज आप लोगों को मैं इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं इनसे एज योर वेरी बिलवेड फ्रेंड्स। क्योंकि अब जब आपने अकाउंटेंसी की दुनिया में, कॉमर्स की दुनिया में कदम रख लिया है, तो ये आपके बहुत जिगरी दोस्त बनने वाले हैं। याद रखिए, जैसा हमने पढ़ा कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के एविडेंसेस हैं ये भाई साहब सारे जो अभी आगे आने वाले हैं, तो ये अब आपके बहुत ही जिगरी दोस्त बनने वाले हैं। तो मिलना चाहोगे सबसे पहले अपने जिगरी दोस्त से? तो हम मिलते हैं हमारे जिगरी नंबर 1 से। आ जाओ भाई, कौन है जिगरी नंबर 1? जिगरी नंबर 1 है आपके सामने आपके कैश मेमो। नाउ व्हाट इज अ कैश मेमो? कैश मेमो से हम क्या समझते हैं? क्या कोई बताना चाहेगा मुझे? कैन एनीवन टेल मी व्हाट अ कैश मेमो इज? आपने सबने ये जीवन में देखा है, एक ना एक बार कभी ना कभी आपकी नजर इस पे पड़ी ही होगी। क्यों पड़ी होगी ये मैं बताता हूं। कैश मेमो, अ कैश मेमो इज प्रिपेयर्ड। कब प्रिपेयर करते हैं इसको? कब बनाया जाता है? सोच के देखो। Whenever goods are purchased or sold, जब भी for cash, यानी जब भी कैश में आपने गुड्स की परचेज या सेल करी होगी, तो आपने जरूर बनाया होगा कैश मेमो। याद कीजिएगा, एक मूवी है नायक। नायक में एक सीन है जहां पे एक दिन का मुख्यमंत्री जब अनिल कपूर जी को बनाया जाता है, तो वो ये कहते हैं कि भाई जितना सेल्स टैक्स है कलेक्ट किया नहीं गया है सरकार द्वारा, तो ईमानदारी से सबको सेल्स टैक्स भरना होगा, अन्यथा दुकानों के लाइसेंस कर दिए जाएंगे कैंसिल। उसके इमीडिएट बाद आप ये देखते हैं, वो ये भी बोलते हैं कि भाई दुकानों से लीजिए पक्का बिल, क्योंकि आप पक्का बिल नहीं लेंगे तो सरकार को ये नहीं पता चलेगा कि कितने की सेल हुई है और उस बेसिस पे कितने का रेवेन्यू आ जाना चाहिए टैक्स के रूप में।
उसके जस्ट बाद एक सीन दिखता है, किसी दुकान पे ग्राहक दुकानदार से लड़ पड़ते हैं कि भैया पक्का बिल दीजिए। ये रहा आपका पक्का बिल। कैश ट्रांजैक्शंस के केसेस में, जब आप कैश में कोई सामान खरीद रहे हैं और सामने वाला जो सेलर है वो आपको बेच रहा है, तब वो प्रिपेयर करते हैं कैश मेमो। अब यहां पे आप देख सकते हैं, यहां सारी डिटेल्स आपको दी हुई हैं कि किसे बेचा जा रहा है। आपको बिल का डेट लिखना पड़ेगा, कौन वेंडर है, सेल्स कौन कर रहे हैं। यहां पे हम मान लीजिए XYZ लिख देते हैं। उसके नीचे क्रमांक नंबर, जो भी नंबर है, मान लीजिए दिस इज नंबर 8, देन यू हैव द डेट। जैसे अगर 2 दिन पहले की डेट की बात हम करें तो हम कह सकते हैं कि भैया ये आ गया आपका 10 जून मान लीजिए इसकी डेट, ठीक है। तो 10 जून की आपकी डेट हो गई है, ये 10 जून 2023। इसके बाद यहां किन्हें बेचा गया है, यहां पे हम लिखते हैं मैसेज ABC मान लीजिए, या ABC कुछ भी लिख देते हैं। उनका एड्रेस समथिंग 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 करके हम यहां मेंशन कर देंगे। फिर क्या खरीदा गया है, कितनी मात्रा थी, रेट का मतलब समझिएगा ध्यान से, रेट का मतलब होता है पर यूनिट कितना पैसा चार्ज किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां लिखता हूं कि जेटर पेन है मान लीजिए, यहां हमने जेटर पेन खरीदे, कितने खरीदे साहब 5, एक पेन का रेट क्या है 20 रुपए, तो कुल मिला के कितना हो गया, ये हो गया आपका 100 रुपए। यहां पे मैं कुल लिख दूंगा 100 रुपए। ये हो गया आपका कैश मेमो। उसमें नीचे कुछ चीजें लिखी हुई होती हैं, जैसे भूल चूक लेन देन माफ, और साथ में एक चीज और लिखी होती है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। यहां पे सिग्नेचर हो जाएगा किसी भी बंदे का, मान लीजिए जो ओनर है दुकान के, वो साइन भी करके दे देते हैं कि भैया XYZ दुकान से ABC भाई साहब ने ये पेन खरीदे थे, 5 पेन थे, 20 रुपए का एक पेन था, कुल मिला के 100 रुपए का ट्रांजैक्शन है। अब ये 10 तारीख को सेल का एविडेंस हो गया या नहीं हो गया बताइए। ये 10 तारीख को सेल का एविडेंस है, और यही ABC भाई साहब के लिए 10 जून को परचेस का एविडेंस भी तो हुआ, और हमने यही बात तो समझाई। कैश मेमो इज प्रिपेयर्ड व्हेनेवर गुड्स आर परचेज्ड और सोल्ड फॉर कैश। जब भी कैश में सामान खरीदा या बेचा जा रहा है, तब आप बनाते हैं अपना कैश मेमो। इट कंटेन्स डिटेल्स। अब यहां पे मैं डिटेल्स बता दूं कि क्या क्या डिटेल्स आ रही हैं, सच एज वेंडर्स नेम, वेंडर का नेम आ गया, बायर्स नेम, आइटम सोल्ड, क्वांटिटी, एक मिनट, क्वांटिटी QUA होगा। अरे इरेजर कैसे सेलेक्ट नहीं हुआ हमारा, हम तो इरेजर पूछ रहे थे, यहां पे इन्होंने पेन ही ले लिया। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट एटसेट्रा, ये सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं कि हमारे प्यारे से कैश मेमो में ये सब कुछ मेंशन्ड है। आप सब कुछ देख सकते हैं, सारी डिटेल्स हमने यहां पे मेंशन करके आपको बता दी। चलिए अब बात आती है हमारे दूसरे मित्र से मिलने की। तो दूसरे मित्र हैं हमारे, कौन है दूसरे मित्र, बुला लिया जाए इन्हें। दूसरे मित्र हैं जी, ये देखिए, विवेक कम्युनिकेशन की तरफ से मिला हमें बिल, टैक्स इनवॉइस, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं यहां पे मेंशन्ड है टैक्स इनवॉइस। सर अब इसमें क्या फर्क है, तो इसमें क्या फर्क है समझोगे, समझाते हैं भैया, ऐसी क्या बात है। इनवॉइस और बिल प्रिपेयर्ड इन केस, सोच के बताओ कब बनाया जाएगा, ऑफ क्रेडिट परचेज एंड सेल, परचेज और सेल, और सेल ऑफ गुड्स। जी हाँ, तो इनवॉइस हम कब बना रहे हैं, इनवॉइस या बिल हम कब बना रहे हैं भैया, इनवॉइस और बिल बन रहा है क्रेडिट परचेज और सेल्स के केस में, जब हाथों हाथ पैसा नहीं मिला, मान लीजिए थोड़ा पैसा मिल गया, कुछ पैसा आप दे देते हैं, वो हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि थोड़ा बहुत पैसा आप दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत पैसा आप देंगे तब हम देखेंगे इससे आगे एक और भाई साहब से हमें मिलना है, तब वो भाई साहब काम आएंगे थोड़े बहुत पैसे में, बाकी जो बचा क्रेडिट में है वो सारा का सारा आपके कहां दिखाएंगे, वो दिखाया जाएगा जी
बिल में। अब बात आती है कि सर आपने इनवॉइस और बिल ये दोनों चीजें क्यों बोली? समझना, इनवॉइस ये वर्ड कब यूज करोगे आप? इनवॉइस वर्ड यूज किया जाता है फॉर क्रेडिट, इनवॉइस वर्ड यूज किया जाता है जी क्रेडिट सेल के केस में। वहीं बिल जो टर्म है, ये बिल टर्म हम यूज करेंगे कहां पे? सोच के देखो, ऑपोजिट इसका क्या हो गया? क्रेडिट परचेज, विच मीन्स अगर आप एक ट्रेडर हैं और आप क्रेडिट में कोई गुड्स सेल कर रहे हैं तो आप प्रिपेयर करके देंगे बायर को। क्या प्रिपेयर करके दोगे? आप अपनी तरफ से देंगे जी इनवॉइस, करेक्ट। इनवॉइस की होंगी 2 कॉपीज, एक कॉपी जो बायर को दी जाएगी। अब बायर के लिए वही इनवॉइस क्या बन गया? बायर के लिए वही इनवॉइस बन जाता है बिल, और आप जो कॉपी रिटेन करेंगे अपने पास वो है जी इनवॉइस। अगेन एन एविडेंस ऑफ योर क्रेडिट सेल। आपने क्रेडिट में गुड्स सेल करे हैं, उसका एविडेंस आपके सामने रहेगा। उसकी कॉपी आपके पास भी है, एक बायर के पास भी है, ताकि दोनों पार्टीज अब मुकर नहीं सकती। हाँ, हमने बेचा भी है और सामने वाले ने खरीदा भी है, उनसे हमें अमाउंट मिलना भी है। दैट इज हाउ यू डिटरमाइन कि आपका कोई बंदा डेटर है, कि उसने सामान खरीदा है, अब हमें कुछ समय बाद पैसा मिल जाएगा। ठीक है जी। तो ये आपके पास इनवॉइस की डिटेल है। इनवॉइस का हमने एक परफॉर्मा आपके लिए लेके आया था मैं, विवेक कम्युनिकेशन का। यहां पे भी बिल्कुल वैसी ही चीजें हैं, बस डिटेल थोड़ी ज्यादा है। यहां पे जैसा कि आप देख सकते हैं, सेलर को अपना जीएसटिन यानी जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर मेंशन करना होगा। सेलर का नाम और एड्रेस है, वहीं बायर की सारी डिटेल्स आप मेंशन करेंगे। इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट आपको मेंशन करना होगा, किस हिसाब से कैसे गया है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या था, अगर गाड़ी गई है तो गाड़ी नंबर, बायर का जीएसटीएन नंबर भी आपको यहां लिखना होगा। साथ में वही चीजें कि क्या क्या सामान हमने बेचा है, क्वांटिटी कितनी, रेट कितना, टोटल वैल्यू कितना, सीरियल नंबर एंड ऑल। फिर वहां से कुछ हमें मिला है क्या, उससे रिलेटेड हमारे पास आ जाएंगी डिटेल्स रिलेटेड टू हिज बैंक। यू ऑल्सो हैव ऑप्शन टू ऐड द जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्योंकि अब एप्लीकेबल है थ्रू आउट इंडिया हर कमोडिटी पे ऑलमोस्ट, तो जीएसटी की भी अलग से डिटेल आपके पास यहां मेंशन है। ठीक है, बाकी वही टर्म्स एंड कंडीशंस आप नीचे मेंशन करेंगे। ऑथराइज सिग्नेटरी, जो भी विवेक कम्युनिकेशन के ऑथराइज सिग्नेटरी हैं, वो इस इनवॉइस पे साइन भी कर देते हैं। चलो, तो अब इनवॉइस से भी हमारा परिचय मैंने करवा दिया। अब मिलते हैं हम अपने थर्ड भाई साहब से, जिनकी बात मैंने पीछे करी थी। मैंने आपको कहा था कि जब हम इनवॉइस के बारे में पढ़ रहे थे और इनवॉइस में मैंने बोला कि कुछ पैसा मिल भी सकता है, तब मैंने आपसे कहा था तब मैं मिलवाऊंगा आप लोगों को एक बहुत ही मजेदार जनाब से। वो जनाब हैं आपके रिसीप्ट। रिसीप्ट का क्या मतलब होता है? अ रिकॉर्ड ऑफ कैश रिसीव्ड। अब ये कैश कहीं से भी आपको मिला हो, आप पेयर जो है जिसने आपको पेमेंट करा है, उन्हें आप इशू कर देते हैं रिसीप्ट। और इसकी वर्डिंग्स देखिएगा, बहुत ही प्यारी सी हैं। रिसीप्ट का कोई यूनिवर्सल फॉर्मेट नहीं है, रिसीप्ट इज अप टू यू, आपके ऊपर बेसिस पे रहता है कि भैया क्या परफॉर्मा या क्या फॉर्मेट रखना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अब रिसीप्ट में आप क्या क्या मेंशन करते हैं, अगेन द सेम थिंग। नंबर कौन सा है, मान लीजिए 14, डेट दोबारा हम 10 जून ही ले रहे हैं। फर्म का नाम कुछ भी हो सकता है, यहां पे मैं अपना ही लिख रहा हूं कि मतलब एबीसी हम हैं। रिसीव्ड विथ थैंक्स फ्रॉम, किन से मिला, बहुत बहुत शुक्रिया देते हुए हम उनका नाम लिख देते हैं XYZ। नाउ द सम ऑफ रुपीज विल बी रिटन इन वर्ड्स एंड इन नंबर एज वेल। आप लिखेंगे यहां जैसे मान लीजिए 2000 ओनली। अब सर ये ओनली क्यों लिखा जाता है? ओनली बेटा सिर्फ इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि हम ये बताने के लिए नहीं लिख रहे हैं कि अच्छा मात्र, ये तो 1 लाख भी हो सकता था, 50,000 भी हो सकता था, हर अमाउंट के सामने ओनली लिखते हैं। ओनली का मतलब होता है अब इसके आगे आप और कुछ नहीं लिख पाएंगे। व्हेन ओनली इज रिटन, इसका मतलब अब इससे पहले जो वर्ड्स हैं अमाउंट सिर्फ उतना ही है। क्योंकि अगर मैं यहां ओनली हटा देता हूं तो आपके पास बदमाशी करने का मौका है। आप उस 2000 के आगे
और भी बहुत कुछ लिख सकते हो, 2500, 2100, एनीथिंग एक्स्ट्रा कुछ लिख के यहाँ पे हल्का सा उलट फेर करके आप बता सकते हो कि सर इतने मिलने चाहिए थे, देखो वर्ड्स तो इतने लिखे हैं आपने, नीचे अमाउंट इतना लिख दिया। तो वो बदमाशी रोकने के लिए हमने क्या करा, हमने ये वर्ड लिखना शुरू किया कि हम यहाँ लिखते हैं 2000 ओनली बाय कैश। अब कैश मैंने टिक कर दिया है तो मुझे कैश मिला है, बात खत्म। अदरवाइज इफ आई सेलेक्ट चेक या ड्राफ्ट तो मुझे ये सारी डिटेल देनी पड़ती है कि ड्राफ्ट या चेक का नंबर क्या है, किस डेट का है, कौन से बैंक पे ड्रॉ किया गया है। फिर मैं आगे लिखता हूं क्या पार्ट पेमेंट था, फुल पेमेंट था या एडवांस पेमेंट था। तो मैं कहता हूं इन फुल पेमेंट ऑन अकाउंट, उन्हीं का ही अकाउंट था, XYZ से मुझे मिलने थे, मिल गए। और यहां पे अब हम लिख देते हैं 2000 लाइक दिस। यहां पे रेवेन्यू स्टैंप लगता है एंड अगेन अ सिग्नेचर, किसी का भी सिग्नेचर आ जाता है, जो भी ABC के इशूइंग अथॉरिटी है वो सिग्नेचर लगा देते हैं। नाउ रेवेन्यू स्टैंप, अब रेवेन्यू स्टैंप एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है। रेवेन्यू स्टैंप होता है एक रुपए के छोटे छोटे स्टैंप्स जो आपको पोस्टल डिपार्टमेंट के पास नहीं मिलेंगे। रेवेन्यू स्टैंप्स आर अवेलेबल इन योर कोर्ट्स। ये जुडिशरी द्वारा इशू किए गए स्टैंप्स हैं और इनकी अहमियत होती है अगर 5000 रुपए से ऊपर के ट्रांजैक्शंस आप कर रहे हैं तो तब जो रिसिप्ट बनता है, 5000 से ज्यादा आपने रिसीव करा है, तब जो आप रिसिप्ट इशू करेंगे दैट रिसिप्ट हैज टू हैव अ रेवेन्यू स्टैंप। यहां पे रेवेन्यू स्टैंप 1 रुपए का एक स्टैंप यहां चिपकाना बहुत आवश्यक है अगर ये ट्रांजैक्शन 5000 से ऊपर का है, ठीक है। क्योंकि हमारा ट्रांजैक्शन 5000 से नीचे का है तो हमने यहां पे सिर्फ अमाउंट ही लिखा है। नाउ यहां पे हम क्या बोलेंगे कि सर क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए। डिटेल्स इंक्लूड अगेन पेयर्स नेम, जैसे कि हमारे केस में XYZ, देन यू हैव द अमाउंट रिसीव्ड। अब यहां हम लिखेंगे इन वर्ड्स एंड डिजिट्स बोथ, और क्या बोलूं, मोड ऑफ पेमेंट, मतलब किस मोड से मिला है, कैश मिला है, चेक मिला है, बैंक ड्राफ्ट हुआ था, क्या हुआ था भैया, मोड ऑफ पेमेंट क्या है आपका, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स हम मेंशन करते हैं रिसीप्ट में। अब जैसा हमने पीछे देखा, मान लीजिए क्रेडिट सेल हो रही है तो हमने विवेक कम्युनिकेशन का इनवॉइस भी देखा था पीछे। अब वहां पर ही अगर सामने वाला द बायर थोड़ा अमाउंट अगर हमें हाथों हाथ पे करके जाना चाहता है तो वो कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैंने 12,000 रुपीज का कुछ सेल करा था, विवेक कम्युनिकेशन ने 12,000 की क्रेडिट सेल करी, उसमें से 2,000 बायर XYZ जो है वो हाथों हाथ ही पे करना चाहते हैं। हम कहेंगे ठीक है भाई साहब पे कर दीजिए, हमने उन्हें 2,000 की रिसिप्ट इशू कर दी। अब बिल जो इनवॉइस रह गया है वो ऐसा है कि भाई 2,000 हैज बीन सेटल्ड, 10,000 विल बी पेड एट अ लेटर डेट, ठीक है। चलिए, तो 3 दोस्तों से मिल लिए हैं, अब मिलते हैं हम फटाफट से हमारे चौथे दोस्त जो कि हैं हमारे डेबिट नोट। अब डेबिट नोट का क्या मतलब होता है सर, कब बनाते हैं डेबिट नोट? यहां देख के तो हमें एज सच कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। बस यहां आपने देखा कि सर सेलर का नाम भी है, परचेजर का नाम भी है, अब इसमें हम करें क्या? तो गौर से सुनना दोस्तों, डेबिट नोट कब यूज में लिया जाता है। डेबिट नोट इज क्रिएटेड इन केस ऑफ, कब करते हैं सोच सकते हो? परचेज रिटर्न। जी हां, परचेज रिटर्न के केस में आप बनाते हैं डेबिट नोट। अब समझना क्यों। आपने सामान खरीदा किसी से, क्रेडिट पे आपने सामान खरीदा है। आपने किसी से जब सामान खरीदा तो जिनसे भी खरीदा वो है आपके लिए पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का रूल हमने क्या पढ़ा है याद करो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कहने का मतलब जिनसे सामान खरीदा है वो है आपके लिए गिवर, यानी जो मैं वेंडर बोल देता हूं इनको, वेंडर अगर मैं कहूं, वेंडर इज द गिवर, और गिवर है इस वजह से आपने किया होगा उन्हें क्रेडिट। सही है, वेंडर गिवर हैं, आपने करा है उन्हें क्रेडिट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। जब यही सामान परचेज किया हुआ, यही सामान आप वापस उन्हें भेज रहे हैं, तब वो गिवर से क्या हो गए, तब वो गिवर से इन केस ऑफ रिटर्न
अब यहां पे मैं जरा इंक चेंज करना चाहूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। वही वेंडर अब क्या हो गए हैं, अब हो गए हैं रिसीवर, और रिसीवर होने की वजह से उन्हें कर दिया जाएगा क्या, अब हो जाएंगे वही डेबिट। तो ये डेबिट नोट हम क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं, ये डेबिट नोट प्रिपेयर करा जा रहा है टू गिव इंफॉर्मेशन टू द वेंडर, जो हमारे जो सेलर हैं जिनसे हम सामान लेके आए हैं, तो हम अपने क्रेडिटर को ये इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि भाई साहब आपका अकाउंट हमने अपनी बुक्स में क्या कर लिया है, डेबिट कर लिया है, क्योंकि हमने सामान वापस आपको भेज दिया। तो created to notify our creditor, हमारे क्रेडिटर को क्या बताना चाहते हैं कि that their account is being या has been डेबिटेड इन आर बुक्स, हमने अपनी बुक्स में आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया है, इसीलिए हम आपको ये सूचित करना चाहते हैं कि विथ थैंक्स हम ये बताना चाहेंगे कि भाई साहब आपको अब हमने थोड़े अमाउंट से डेबिट कर लिया है, जो सामान हमने वापस आपको भेजा है उतने से आपकी वैल्यू हम अपनी बुक्स में करने जा रहे हैं क्या कम। क्यों, क्योंकि अब उतना पैसा वापस नहीं देना ना, जो सामान आपने वापस भेज दिया। मान लीजिए 1500 रुपए का सामान मंगवाया था, उसमें से 200 रुपए आपने वापस भेज दिए, 200 रुपए का सामान आपने वापस भेज दिया, इसका मतलब अब आपको सिर्फ 1300 रुपए ही देने हैं। जब आपने सामान खरीदा या मंगवाया था तब आपने उन्हें 1500 से अपनी बुक्स में करा था क्रेडिट, अब 200 रुपए से कम करना है तो हम कर देंगे डेबिट, तब भी आपको 1300 रुपए तो पे करने होंगे। तो ये 1300 रुपए पे करना है, ये पता लगाने के लिए हम बता रहे हैं उन्हें एक डेबिट नोट, उन्हें डेबिट नोट बना के हम सेंड कर देते हैं कि भाई साहब ये आप रखिए। चलिए बात करते हैं अगले मित्र की। अगले मित्र कौन आ गए, अगले मित्र आ गए आपके क्रेडिट नोट। अब भाई जब डेबिट नोट के बारे में हमने पढ़ा कि वो बनता है इन केस ऑफ परचेज रिटर्न, तो क्रेडिट नोट सोचने की बात है ना, कब बनेगा, क्रिएटेड इन केस ऑफ, कब बनाओगे, सेल्स रिटर्न के केस में। सर सिंपल सी बात है, मतलब आपने सामान बेचा था, जब आपने सामान बेचा तब जिन्होंने खरीदा वो हैं आपके लिए क्या, यानी आपका जो बायर है, हु इज ही, योर बायर इज द रिसीवर, है कि नहीं, बायर रिसीवर है, रिसीवर होता है डेबिट। पर जब आप कर देते हैं इन केस ऑफ रिटर्न, रिटर्न के केस में यही बायर क्या बन जाते हैं, बायर बन गया है गिवर, और गिवर होने की वजह से हो जाना चाहिए क्रेडिट। तो अ क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर्ड टू इन्फॉर्म द बायर दैट हिज अकाउंट हैज बीन डेबिटेड इन आर, his account has been credited in our books of accounts. So prepared to inform our debtor that, rather debtors लिख देते हैं, that their account has been credited in our books। ठीक है भैया, चलिए तो अब मिलते हैं अपने अगले टाइप से। अगले टाइप हैं हमारे पे इन स्लिप। भाई साहब किस किसने पे इन स्लिप भाई साहब से मुलाकात करी हुई है, जरा बताओ मुझे। मैं कह सकता हूं कि अगर आप कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ गए हैं बैंक में और देखा है उन्हें कैश डिपॉजिट कराते हुए, तो आपकी मुलाकात जरूर हुई होगी पे इन स्लिप भाई साहब से। दैट इज अ गारंटी, दैट इज अ श्योरिटी। तो पे इन स्लिप क्या होता है, यूज्ड टू डिपॉजिट मनी in
द बैंक। बैंक में पैसे डिपॉजिट करने के लिए इस्तेमाल में ली जाती है पे इन स्लिप। डिपॉजिट में बी बाय कैश और बाय चेक। कैसे भी डिपॉजिट कर रहे हो आप, चेक से डिपॉजिट कर रहे हो या कैश से डिपॉजिट कर रहे हो, दोनों केस में इस्तेमाल आती है आपकी यही पे इन स्लिप। और पे इन स्लिप में अगर आप गौर करेंगे इसके दो हिस्से आपको दिख रहे हैं, एक थोड़ा छोटा हिस्सा है, एक थोड़ा डिटेल्ड हिस्सा है। दोनों में ऑलमोस्ट इंफॉर्मेशन सेम होती है। आपको मेंशन करना होता है, डेट लिखनी होती है, अकाउंट नंबर लिखना होता है जिनके अकाउंट में आप डिपॉजिट कर रहे हैं, चाहे वो खुद का हो चाहे किसी और का हो। रिमेंबर, पे इन स्लिप कैन बी यूज्ड टू डिपॉजिट अमाउंट इन योर ओन अकाउंट और इन समवन एल्सेस अकाउंट एज वेल। आपको नाम लिखना होता है कि किन के अकाउंट में कर रहे हैं, उनका एड्रेस। और अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं तो यहां पे आपको मेंशन करना होता है कि डिनोमिनेशन क्या है। अब डिनोमिनेशन बोले तो भैया 1000 के कितने नोट, 500 के कितने नोट, 100 के कितने नोट। अब यहां 1000 देख सकते हैं, 1000 के नोट पुराने चलते थे, अब तो बंद हो गए। 2000 हो सकता था लेकिन अब 2000 भी बंद हो गया। तो यहां पे हम 500 से बात करते हैं कि 500 के कितने नोट थे, 100 के कितने नोट, 50 के कितने नोट, 20 के कितने नोट, 10 के कितने नोट या सिक्के, और 5 के सिक्के, और उसके अलावा सिक्के कितने हैं। और आपको यहां बताना होता है कि भैया उससे इंटू करके कि कितना हुआ। जैसे 500 इंटू 4 तो आप यहां लिख दोगे 2000 रुपए, फिर नीचे टोटल बता देंगे 2000। हाउएवर अगर आप चेक डिपॉजिट करने गए हैं तो यहां पे आपको चेक से रिलेटेड सारी डिटेल मेंशन करनी होती है। अगेन रुपीज इन वर्ड्स यहां लिखना होता है विद द वर्ड ओनली। और ये जो पोर्शन है, बड़ा वाला पोर्शन, ये बैंक में जमा होता है। ये काउंटर फॉइल जो छोटी वाली पट्टी आप देख रहे हैं, ये वाला साइड आपको मिलता है। दिस इज फॉर योर ओन रिकॉर्ड। तो यहां पे भी बात क्या आई, 2 कॉपीज हो गई, एक कॉपी बैंक में जमा होगी बैंक के रिकॉर्ड्स के लिए, दूसरी कॉपी आप रखेंगे अपने डेटा के लिए, अपने रिकॉर्ड्स के लिए। ठीक है, तो पैसे जब भी जमा कराने हो, चाहे कैश में जमा कराने हो चाहे चेक के थ्रू जमा कराने हो बैंक में, आप इस्तेमाल करते हैं हमारे इन भाई साहब का, यानी इन फ्रेंड का, जिनका नाम है पे इन स्लिप। अब पे इन स्लिप के बारे में अगर हमने बात करी है और हम आपको ये बता रहे हैं कि कैश डिपॉजिट हो सकता है, तो उसके साथ में मैं आपको इनसे ना मिलवाऊं, ऐसा पॉसिबल है क्या? वाओ वाओ वाओ, इनके बारे में क्या ही बोला जाए, क्या ही कहें इनके बारे में, और इनके बारे में क्या ही बखान किया जाए भैया। चेक से कौन फेमिलियर नहीं है? चेक का क्या काम होता है? Again the same thing, can be used to deposit money or withdraw money from the bank. Can be used to deposit or withdraw money from बैंक से विड्रॉ करने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए यूज में लिया जाता है आपके चेक को। ऑलराइट, अब यहां पे एक छोटी सी चीज और समझिएगा कि चेक के होते हैं कई सारे इस तरीके नोटिंग्स चेक पे करी जा सकती है, जैसे कि डबल लाइन एंड कैंसिल्ड। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अब ये चेक इस्तेमाल में नहीं लिया जा सकता। एंड चेक, याद रखिएगा, चेक इज अ वेरी पावरफुल डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट बहुत पावरफुल होता है चेक, क्योंकि ये डायरेक्टली मनी से डील कर रहा है। बाकी जो भी पीछे आपने देखे थे ना, वो सारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या थे बच्चों? वो सारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स थे जो मोस्टली ट्रांजैक्शंस के बारे में बता रहे थे। ये डायरेक्ट मनी इन्वॉल्व है। Why? Because the amount written in the check and the amount mentioned on the check can be deposited or withdrawn. तो इसकी पावर बहुत ज्यादा होती है। यहां पे मनी इन्वॉल्वमेंट है, पीछे का कोई भी देख लो, जो भी आपने पीछे देखे थे ना, उसमें मनी इन्वॉल्वमेंट एज सच नहीं था। वहां पे आप कुछ भी अमाउंट लिख सकते थे, उसमें मनी इन्वॉल्व नहीं था। मनी आप लिख सकते हो, बट दैट डज नॉट मीन कि मनी एक्चुअली ट्रांसफर होगा। चेक में एक्चुअल ट्रांसफर इन्वॉल्व है, सो द अमाउंट दैट यू राइट ऑन अ चेक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उसमें। और ये भी रूल्स हैं, चेक में कई सारे रूल्स लगते हैं, जैसे कि चेक कट नहीं किया जाता है। नॉर्मली चेक में किसी भी तरह का ओवर राइटिंग, कटिंग, ये सब अलाउड नहीं है। व्हाइटनर अलाउड नहीं होता है।
चेक्स के साथ रूल्स होते हैं, अ चेक इशूड, उसमें डेट लिखी होती है, तो 6 महीने तक की वैलिडिटी मानी जाती है एक चेक की, यानी 6 महीने तक आप उस चेक को यूटिलाइज कर सकते हैं। यू कैन डिपॉजिट और विड्रॉ द अमाउंट फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। उसके साथ में ही दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, चेक में सिग्नेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आप सिग्नेचर करके बाकी सब कुछ खाली भी छोड़ दें, still that check is worth millions because that depends on how much amount you have in your bank account। आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है वो सब का सब इस्तेमाल में लिया जा सकता है अगर सिर्फ यहां पे एक सिग्नेचर है, आपका ऑथेंटिक सिग्नेचर अगर यहां है, that check is very valuable, which is why it is always said आप कभी भी चेक पे शुरू से ही साइन करके नहीं रखेंगे। चेक should be signed only after everything else has been filled in, because just a signed check is considered a blank check and a blank check can be utilized in any manner। किसी भी तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, कितना भी अमाउंट लिखा जा सकता है उस पर, डिपेंड करता है आपके अकाउंट में है या नहीं। अगर नहीं होगा तो फिर वो चेक बाउंस हो जाएगा, उसके अलग प्रोसीडिंग्स लगते हैं, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, लीगल इशू होता है। इसीलिए चेक के केस में हमेशा याद रखिएगा, साइन पहले से करके नहीं रखते हैं, पूरा चेक फिल हो जाता है, उसके बाद हम चेक साइन करते हैं। और चेकबुक में होता है एक काउंटर फॉइल जहां पे आप ये सारी डिटेल्स मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट चेक का नंबर, अगर मैं बात करूं तो चेक का नंबर आपको नीचे यहां पे दिखेगा, ये मैग्नेटिक इंक में जो दिया हुआ है उसमें एक चेक नंबर भी होता है, जैसे ये है, तो ये चेक नंबर होगा आपका। आप इसको भी लिख के रखेंगे कि मैंने ये वाला नंबर का चेक किसे इशू किया था। वो सारी डिटेल्स चेकबुक में ही एक अलग से काउंटर फॉइल होता है जहां पे आप मेंशन करते हैं। अगेन दोबारा बताना चाहूंगा, इतने प्रिकॉशंस क्यों लिए जा रहे हैं, क्योंकि यहां डायरेक्ट मनी इन्वॉल्वमेंट है, सीधा सीधा। दिस इन्वॉल्व्स ट्रांजैक्शन ऑफ मनी, ट्रांसफर ऑफ मनी, यहां पे होगा ट्रांसफर। पीछे के किसी सोर्स डॉक्यूमेंट में ट्रांसफर ऑफ मनी नहीं हो रहा था, वहां सब ट्रांजैक्शनल एविडेंस थे कि ट्रांजैक्शन हुआ है, उसके सबूत हैं। यहां पे एक्चुअल मनी ट्रांसफर होता है। That is why it is a most important source document। अभी तक की लिस्ट का सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट यही है। चलिए अब बात करते हैं आगे बढ़ते हुए थोड़े से मोटिवेशन की, कि क्यों आपको चेक के बारे में इतना कुछ मैंने क्यों डिटेल में बताया। तो वो इसीलिए बताया क्योंकि बेटा पैसा इन्वॉल्व है और पैसे के लिए बहुत मेहनत करनी होती है ना, क्योंकि वही जो आसानी से आता है ना वो टिकता नहीं है, और जिसे टिकना होता है वो आसानी से मिलता नहीं है। यही मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि what comes easy won't last and what lasts won't come easy। तो जो लगे हाथ ऐसे आ जाता है कि लॉटरी लग गई है या वैसे कुछ हो गया, प्राइज मनी जीत गए, समथिंग लाइक दैट, उस तरीके से कोई पैसा आता है ना तो वो एकदम से खर्च हो जाता है आदमी से। वो एकदम ऐसे होता है कि चलो उड़ाओ उड़ाओ उड़ाओ, पैसा ही पैसा होगा टाइप सी फीलिंग आती है। But if you're working hard to earn the money, then you'll make sure that you have savings। आप हमेशा इंश्योर करेंगे क्योंकि उसके लिए आपने बहुत एफर्ट किया है। तो वो जब ऐसे खर्च होता दिखता है ना तो दिल जलता है। और वैसी ही आपकी मेहनत की भी बात करेंगे हम। मेहनत की बात भी सेम यही चीज है कि if you want your success to last, then trust me, the path won't be easy, but with easily you will have a companion। उस रास्ते में आपके साथ मेंटोर्स होंगे जो आपको उस सक्सेस तक ले जा सकते हैं। That is our promise। चलिए with that being said आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले सोर्स डॉक्यूमेंट की। अब अगले जो सोर्स डॉक्यूमेंट आपके पास आने वाले हैं, देयर विल बी 3 सोर्स डॉक्यूमेंट्स। ये हैं जी आपके वाउचर्स। और वाउचर्स क्या होते हैं, याद आ रहा है? वाउचर्स होते हैं जब भी कोई ट्रांजैक्शन अकर करता है और उस ट्रांजैक्शन को हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है, तो उसके लिए हम एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, वो होता है जी वाउचर। वाउचर में साथ में आपके पीछे के जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स हमने पढ़े हैं वो हो जाते हैं अटैच, कहीं ना कहीं उन्हें अटैच कर दिया जाता है। तो वाउचर उस ट्रांजैक्शन की एक तरह मैं कह सकता हूं एक समरी है कि ट्रांजैक्शन क्या हुआ था उसको समरी फॉर्म में हमने लिखा ताकि जर्नल में उसकी रिकॉर्डिंग फट से हो सके। तो सबसे पहले आपके सामने आता है डेबिट वाउचर। अब डेबिट वाउचर इज अ काइंड ऑफ कैश वाउचर। काइंड ऑफ कैश वाउचर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ इट रिकॉर्ड्स कैश
पेमेंट्स, मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन जिनमें कैश का पेमेंट हुआ है वो होते हैं आपके डेबिट वाउचर में रिकॉर्ड। जो भी ट्रांजैक्शंस हैं जिनमें कैश का पेमेंट हुआ था तब आप बनाते हैं अपना डेबिट वाउचर, क्योंकि ये वाउचर आपको क्या बता रहा है कि कैश गया है हाथ से किस अकाउंट के अगेंस्ट। और हमने देखा है कि जब हम नॉमिनल अकाउंट्स की बात करते हैं यानी आपके इनकम्स एंड एक्सपेंसेस की, तो उसका रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो हम एक्सपेंस को डेबिट करने वाले हैं, यानी कैश एक्सपेंसेस, cash expenses are recorded in the debit voucher। मतलब कोई भी कैश एक्सपेंस आपने किया था तो उसका एविडेंस, उस ट्रांजैक्शन का पहला रिकॉर्डिंग जो हम कर रहे हैं वो होता है जी आपके डेबिट वाउचर में। ठीक है, उसके साथ में आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगा सकते हो कि कहां पेमेंट करा था। मान लीजिए कोई चीज खरीदी थी, स्टेशनरी खरीदे था, तो कैश में करा है तो क्या मिलेगा, क्या मिला होगा, सोचो। दो चीजों में से कोई एक चीज, या तो कैश मेमो मिला होगा या सामने वाले ने रिसीप्ट दी होगी कि हाँ भैया मुझे इतने पैसे मिल गए हैं इन भाई साहब से। दोनों में से कोई एक चीज मिली होगी, मांगी होगी, मांगना आपका हक है और साथ में जिम्मेदारी भी। नायक का सीन याद दिलाया था ना, पक्का बिल। तो वही चीज, या तो आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा कैश मेमो, या एविडेंस होगा आपके पास रिसीप्ट, उसे हम अटैच कर देंगे इस डेबिट वाउचर के साथ में। चलिए अब डेबिट वाउचर अगर बात करते हैं किस चीज की, कैश पेमेंट्स की, तो क्रेडिट वाउचर इसका कोरोलरी होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए, प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग कैश रिसीप्ट्स। जब पेमेंट्स आपने डेबिट में लिखा था तो रिसीप्ट्स आप क्रेडिट वाउचर में लिखेंगे। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि कैश इनकम्स, अगर वहां एक्सपेंसेस की बात हुई थी तो यहां हम ऐसे लिख देते हैं कैश इनकम्स। ओहो, एक ई ज्यादा हो गया, एक ई कम कर देते हैं भैया। तो हम कहेंगे कैश इनकम्स आर रिकॉर्डेड इन दी क्रेडिट वाउचर। ठीक है, तो कैश इनकम्स को हम क्रेडिट वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। तो जो भी इनकम्स हमें हो रही है, हमने कुछ बेचा है, रद्दी बेच दी, न्यूज़पेपर पुराने बेच दिए, फर्नीचर पुराना बेच दिया, कुछ भी जो इनकम्स हमें हो रही हैं कैश की, वो हम यहां पे दिखा देंगे। एंड अलोंग विद दैट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, राइट। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी अटैच कर देंगे कि भाई किसी को पेमेंट करा है, किसी को पेमेंट करा है। जब सेल हुआ होगा तो हमें पेमेंट मिला है, राइट, कैश रिसीप्ट हुआ है, तो हमने सेल करा था, हमें पेमेंट मिला है, तो हम अपनी तरफ से भी तो रिसीप्ट बना के दे सकते हैं ना कि रिसीव्ड विद थैंक्स, इन भाई साहब से हमें इतना मिला है। उस रिसीप्ट की भी 2 कॉपीज होंगी, एक हमारी एक उनकी, तो हमारी जो रिसीप्ट की कॉपी है वो इसके साथ में हम अटैच कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब वाउचर्स में कैश वाउचर आपने देख ली कि कैश वाउचर के 2 टाइप हैं, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट वाउचर का मतलब है जब कैश एक्सपेंस होंगे तो डेबिट वाउचर बनेगा, जब कैश रिसीप्ट्स होंगी तो क्रेडिट वाउचर बनेगा। अब सवाल उठता है कि सर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के केस में क्या करेंगे। ऐसा हो सकता है ना, हमने सामान क्रेडिट पे खरीदा, उसकी एंट्री कहां करो, उसका पहली रिकॉर्डिंग अनऑफिशियल रिकॉर्डिंग वाउचर में करनी होती है। कहां करेंगे सर? अच्छा, मान लीजिए हमने फर्नीचर परचेज करा क्रेडिट पे या सेल करा क्रेडिट पे, असेट्स का क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेज है, उसकी एंट्री कहां करें सर? उसकी एंट्री करेंगे मेरे यारों, उसकी एंट्री करेंगे हम कहां? नॉन कैश वाउचर। तो यहां पे लिख सकते हैं प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड क्रेडिट। अब यहां पे मैं सिर्फ इतना ही बोलने वाला हूं, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, सारे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड कर सकते हैं यहां पे। एग्जाम्पल में हम क्या लेंगे? फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स।
कहां रिकॉर्ड करा, यहां कर लिया, या क्रेडिट परचेज एंड सेल ऑफ असेट्स कहां रिकॉर्ड करा, वो भी यहां रिकॉर्ड कर लिया। अब यहां पे आप देख सकते हो दोनों साइड है, डेबिट भी है क्रेडिट भी है, यानी कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कितने अमाउंट से डेबिट हो रहा है, कितने अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है, ये सब कुछ हम यहां मेंशन करते हैं। तो भाई सोर्स डॉक्यूमेंट्स जो हमारे थे तकरीबन 10 यारों दोस्तों से आप लोगों को मैंने आज मिलवाया है। उम्मीद करता हूं मजा बहुत आया होगा आपको इन लोगों से मिलने में, और कुछ लोगों को देख के तो ये भी हुआ होगा, अरे भाई इसको तो देखा है, यानी इससे मिले तो थे, भीड़ में अकेला कहीं तन्हा ये खड़ा था, मिले जरूर थे उससे, लेकिन बस ऐसे ही ब्रश ऑफ कर दिया था कि हाँ भाई ठीक है देखे और आगे बढ़ लिए हम। तो अब भैया आगे नहीं बढ़ना है, अब अच्छे से समझ लेना है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी जर्नी का, ठीक है। तो इन्हीं यारों दोस्तों के साथ कंटिन्यू करेंगे आप लोगों की जर्नी। अभी के लिए हमारा सेशन मैं यहीं रोकता हूं, मिलेंगे बहुत ही जल्दी आप लोगों को अपने अगले कंटिन्यूइंग लेक्चर के साथ। तब तक के लिए करना क्या है, प्रैक्टिस करते रहना, रिवाइज करते रहना, ऑलवेज विद अ स्माइल। टिल देन दिस इज मी साइनिंग ऑफ, सी यू ऑल। ध्यान रखिए अपना, अपनों का और अपनी सेहत का। मिलेंगे बहुत ही जल्द, तब तक के लिए क्या कहूंगा, बाय बाय, टाटा एंड लव यू ऑल। चलिए।